होता है कि हमें यूरिनेशन फील होता है, अर्ज टू यूरिनेशन यानी यूरिनेशन की फीलिंग, तो उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हो जाता है। फिर अब जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है फिर धीरे धीरे भरता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं, ये एक पूरा एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमें इतने ही ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी, क्योंकि मेजर जो इसका ऑर्गन है वो है किडनी, जो मुख्य इस सिस्टम का ऑर्गन है इसको हम कहते हैं किडनी, जो कि बीन शेप में होती है। राजमा वगैरह आप लोग खाते होंगे उसी शेप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर जो त्रिभुजाकार है ये तो मैंने कल बताया था आपको परसों वाले दिन, एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। इसके बारे में तो हमें पढ़ना है नहीं क्योंकि हमने आज बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं किडनी, ये यहाँ पर L लिखा है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट किडनी है ये। R लिखा है, इसका मतलब क्या है, राइट किडनी है ये, ठीक है। और किडनी को हिपैट्स भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किडनी का दूसरा नाम है हिपैट्स, HEPATES, हिपैट्स। मॉडर्न मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग हिपैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हार्ट का नाम है कार्डिया, कार्डिया या कार्डियक, हार्ट को कहते हैं, हृदय को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही किडनी का नाम है हिपैट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए, आपको हिपैटिक फ्लेक्सर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, यानी फ्लेक्सर का मतलब यहाँ पर एक घुमाव दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्प्लेनिक फ्लेक्सर। अच्छा, मेन कहानी जो आप यहाँ पर सुनिए वो ये आप देख रहे हैं कि दो तो किडनी होती है, लेकिन आप इतना जानते होंगे कि एक किडनी से भी काम चल सकता है, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी की एक किडनी भी हो तब भी काम चल जाएगा, चाहे लेफ्ट की हो या राइट की हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन सिस्टम दो लगे हुए हैं, लेकिन अगर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर उससे क्या होगा ना, आयु कम होने लगती है, क्योंकि फिर वो किडनी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ने लगता है। अभी एक बैल जो है, बैलगाड़ी को खींचे तो दर्द नहीं होगा उसको, होगा, और बिना दर्द किए बहुत लंबे समय तक खींच सकता है वो, फिर जाके उसको दर्द होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो खींचे तो उसको और दूर तक खींच सकते हैं, है ना। किसी एक रस्सी को दो लोग खींचे तो जल्दी खींचोगे, और एक लोग खींचोगे तो हो सकता है टाइम लगे आपको। तो वही कहानी है कि वर्कलोड फिर बढ़ जाएगा किसी एक किडनी पर, फिर समस्या हो जाएगी। और जो राइट किडनी है वो आप जानते हैं कि हमारी जो किडनी होती है सामने की तरफ से नहीं होती किडनी, आप बैक की तरफ से आप टच करते हो, पीछे की तरफ से, कमर की मतलब पीठ के हिस्से, लेटिस में डॉर्सी के भीतर होती है, पीछे की तरफ, ठीक है। इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनमें जो शुद्ध रक्त लेकर के जानती है उनको बोलते हैं रीनल आर्टरी, जो एओर्टा का हिस्सा होती है, ठीक है। और जो ब्लड अशुद्ध लेकर के आती है उनको बोलते हैं रीनल वेन्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रीनल आर्टरी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रीनल आर्टरी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है रीनल वेन्स। तो वेन्स और आर्टरी में क्या अंतर है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी कुछ इस तरीके से होती है। अब किडनी करती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको पहले बताया किडनी का मेन काम है यूरिन का निर्माण करना। तो सबसे पहला देखिए वही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। लेकिन ये यूरिन केवल फिल्ट्रेशन से ही नहीं बनता है, केवल फिल्टर करके यूरिन बन गया, तीन प्रोसेस से बनता है। फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो कि नेफ्रॉन में होते हैं, इसका फिल्ट्रेशन ब्लड का होता है। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो फिल्टर हुआ ब्लड है, ठीक है, और जो अशुद्धियां निकली हैं उन अशुद्धियों में अगर कोई जल्दी चीज निकल रही है बाहर, तो वह दोबारा से हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है, ताकि बॉडी में उसकी कमी ना हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम वगैरह भी कई बार फिल्टर हो जाता है, लेकिन कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तभी यूरिन से कैल्शियम बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन से कैल्शियम बाहर निकलने लगेगा तो हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। ब्लड में तो कैल्शियम होता ही है, मैंने आपको बताया था, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन ये दोनों मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो वही कहानी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तो जो प्रॉपर वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड के रूप में वही बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर मतलब तो ट्यूब्स के द्वारा निकलता है, इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो तीन प्रोसेस से यूरिन का निर्माण होता है। एक्सक्रीशन द वेस्ट फ्रॉम यूरिन इन फॉर्म ऑफ यूरिन, वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के रूप में निकलता है। मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो वेस्ट होता है, जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, यानी ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। मैंने पहले आपको बताया था कितना पीएच हो 7.4। ठीक है, ब्लड का
वॉल्यूम और ब्लड का बीपी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा ना तो वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, फिर किडनी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, इसकी वजह से वाटर बैलेंस रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है, एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब आप इतना समझिए कि जब यूरिन फॉर्म होता है ना, यूरिन से सारी एसिडिक अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, बेसिक नेचर का बैलेंस, वाटर के प्रेशर का बैलेंस और ब्लड के वॉल्यूम का बैलेंस। क्योंकि ब्लड में जब पानी आप ज्यादा पी लेते हो ना तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर यूरिन ना बने ना तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, फिर बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो जब फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है तो फिर शुद्ध रक्त ही एक तरीके से मिलता है। ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन से नहीं नापा जाएगा, ये शुद्ध रक्त हम बोलते हैं जो एसिडिक नेचर से अलग है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। माइक किसका ऑन है? हिमाद्री। तो ये चीजें होती हैं जो कि फंक्शन ऑफ किडनीज यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब अगर हम किडनी को कट कर देना बीच से तो आपको क्या दिखाई देगा? आप यहाँ पर देखिए, ये तो थी रीनल आर्टरी, ये थी रीनल वेन, इतना तो मैंने आपको बता दिया था, और ये है यूरेटर, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या यूरेटर करता है? ये काम करता है जो यहाँ नेफ्रॉन से यूरिन बनाना उसको ये कलेक्ट करके आगे ब्लड तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर वही है जैसे हमने एड्रिनल ग्लैंड में बताया था। इसके भी आउटर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और भीतर के स्ट्रक्चर को कहते हैं मेडुला। जो यहाँ पर लाइनिंग्स दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं मेडुला, जो लाइनिंग्स दिखाई दे रही है। और ये लाइनिंग्स बेसिकली है किसकी? ये लाइनिंग्स है नेफ्रॉन्स, यानी मेडुला में बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई जो कि फिल्टर करती है ब्लड को, जो कि यूरिन का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बेसिकली मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से, लेकिन जो मेडुला का हिस्सा होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है, और उन्हीं से ही फिल्ट्रेशन का काम होता है ब्लड का, और यूरिन का निर्माण होता है। फिर इसी यूरेटर के माध्यम से ये आगे निकल के चला आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी कई सारी ब्रांचेस है, उसको मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, इतना वही देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। तो ये आप मत ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि इन जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रैकिया की जब ब्रांचेस डिवाइड होंगी तो बनेगा ब्रोंकस, फिर जब ब्रोंकस डिवाइड होगा तो बनेगा ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फिर आगे जाकर के और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन जाता है ना। तो सेम कहानी, जब यूरेटर डिवाइड होता है तो कई तरह इसके नाम हो जाते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये सब नाम यूरेटर के ही है, जिसका एक ही काम है, जस्ट यूरिन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कहां से? किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये होता है यूरेटर का काम। और स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स, जो कि यूरिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी हम नेफ्रॉन की बात करें तो देखो यहाँ पर आ गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, एक क्रियात्मक इकाई। जैसे लंग्स में क्या था? जैसे नर्वस सिस्टम में क्या था? न्यूरॉन्स। ठीक है, गुड। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर नेफ्रॉन्स है। ठीक है, तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, यानी कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख। हाँ, 10 लाख। गुड। 1 मिलियन अगर किसी का सब्सक्राइबर हो तो कौन सा बटन आता है? यूट्यूब कौन सा देता है? गोल्डन बटन है, सिल्वर बटन सिल्वर बटन देता है। क्या बात कर रहे हो आप? यस सर। सिल्वर बटन 1 लाख पे आता है, ध्यान रखिएगा। 100K पे आता है सिल्वर बटन, 1 मिलियन 10 लाख पे आता है गोल्डन, और 10 मिलियन पे आता है डायमंड बटन। ठीक है, तो मैंने इसलिए पूछा ताकि आप याद रखो कि 1 मिलियन कितने होते हैं, बेसिकली 10 लाख होते हैं, ये ध्यान रखना। The tubes of nephron are surrounded by cells and network of blood capillaries, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ये आप याद रखिए कि नेफ्रॉन के पार्ट कितने होते हैं। तो नेफ्रॉन के बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे पार्ट हैं। एक तो उसकी बॉडी, फिर कैनाल, ठीक, जिसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे थे ट्यूबुलर सेक्रेशन। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसका मतलब क्या है? ये ट्यूब्यूल से आगे निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 2 मेजर हिस्से होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक तो बॉडी वाला हिस्सा, ठीक है, और दूसरा कैनाल वाला हिस्सा। तो बॉडी यानी ऊपर का हिस्सा, जिसमें होता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये ऊपर का हिस्सा होता है। मान लीजिए सांप का मुंह, अगर आप सांप के मुख की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो रीनल बॉडी की।
अगर आप सांप के पूंछ की बात कर रहे हो, यानी थन के बाद का नीचे का जो हिस्सा है, थन के बाद वाला, वो हो गया रेनल कैनाल। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको डीसीटी कहते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर में यहाँ तक, जहां तक ये डॉट डॉट लाइनिंग गई ना, यहाँ तक, बेसिकली यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है एक नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन सेम ही है, जो चीज इसमें है वो भी यहाँ पर भी। आप अगर यहाँ से बात करोगे तो यहाँ से लेते 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 अगर आप यहाँ तक आए तो ये हुआ पूरा एक नेफ्रॉन, जो आपको स्काई ब्लू कलर दिखा रहा है, यहाँ तक। क्योंकि बाकी ये जो पूरी है ना, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये तो कई सारे नेफ्रॉन्स है ना, एक यहाँ पर भी देखो नेफ्रॉन आ रहा है, एक यहाँ पर भी नेफ्रॉन जुड़ रहा है, कोई नेफ्रॉन यहाँ पर भी जुड़ रहा होगा, कोई यहाँ पर भी जुड़ रहा होगा, कोई यहाँ पर भी जुड़ रहा होगा, कोई यहाँ पर भी जुड़ रहा होगा, तो वो तो बन गया कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन अगर आप एक नेफ्रॉन की बात करोगे तो वो इतना होता है, चाहे आप इसमें समझिए येलो वाले, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब हमने बात करी सांप के फन की, तो सांप के फन की अगर आप बात करोगे भाई साहब, तो आप इतनी बात कर रहे हो केवल यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे क्या, क्या वुमन कैप्सूल। हाँ, उसमें 2 चीजें आती, ठीक है। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल लाल गुच्छा, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का ये कप नुमा, यानी ये कटोरी नुमा आकृति, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल, इसी का ही नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये जो कप नुमा आकृति जो बनी हुई है इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, या इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। 2 नाम है इसके, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया सांप का फन, यानी रीनल बॉडी, है ना। तो यहाँ पर 2 चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, देखिए ग्लोमेरुलस अब आपको समझ में आ गया, कैपिलरीज का जाल, बोमेंस कैप्सूल आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ठीक, गुड। अब अगला पॉइंट आता है, अगर हम सांप के फन के बाद के नीचे की हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से लेकर के अगर आप इस डॉट डॉट तक देखोगे, इस डॉट, ये डॉट जो दिया गया इसका बहुत बड़ा मतलब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेकर के पहले डॉट तक आओगे तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऊपर जो लिखा है इसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। उसके बाद यही नीचे डॉट डॉट से शुरू करोगे, फिर अगर यू शेप में जो बना है, यहाँ से लेकर इस डॉट डॉट तक, तो इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ये देखिए यहाँ पर लिखा है लूप ऑफ हेनले। फिर इस डॉट से आपने शुरू किया यहाँ से, और शुरू करते इस डॉट तक आए, उसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वही चीज देखो यहाँ पर पीसीटी, ये देखिए पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, और कलेक्टिंग डक्ट तो आगे मैंने बता ही दिया क्या है, दोबारा देख लो, ठीक है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। इस डॉट से आपने शुरू किया, अब ये जो ब्रांच आपको अधकटी दिखाई दे रही है, ये दूसरे नेफ्रॉन का कौन सी ब्रांच है, दूसरे नेफ्रॉन की कौन सी ब्रांच हुई है, क्या नाम हुआ उसका? डिस्टल कन्वोल्यूटेड। वेरी गुड, दिमाग लगा रहे हो आप लोग, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये दूसरे नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हुआ। तो अब अगर प्रश्न बने, प्रश्न कैसे बनेगा कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से या बोमेंस कैप्सूल से नेफ्रॉन की कौन सी ब्रांच जुड़ी होती है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट। अब जो रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ताजा पढ़े, तो आपको समझ में आ गया कि पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जहां प्रॉक्सिमल हो वहां मतलब है पास, पी मतलब पास। अब नहीं बोलोगे, आप ट्रिक समझ लो, पी इज इक्वल टू पास, डी इज इक्वल टू दूर, पी इज इक्वल टू दूर। तो जहां डिस्टल की बात आएगी वो दूर वाला हिस्सा है, तो दूर वाला हिस्सा अगर आप बोमेंस कैप्सूल से दूर वाला हिस्सा की बात करोगे तो क्या आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अगर बोमेंस कैप्सूल के पास वाले हिस्से की बात करोगे तो पी इज इक्वल टू पास, पी इज इक्वल टू प्रॉक्सिमल। तो अब आप समझ जाओगे पी इज इक्वल टू प्रॉक्सिमल यानी पास, तो पास की बात करोगे तो पीसीटी, ठीक है। और बीच वाला जो यू शेप आया उसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले या मेडुलरी लूप, एक ही नाम, दोनों को एक ही कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी होगी, इतना हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर ली।
अब अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, केवल अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक तरफ से आर्टरी आ रही है और एक तरफ से जा रही है। तो आने वाले को हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरियो, क्योंकि आर्टरी का छोटा हिस्सा तो आर्टरियोल हो गया ना। मैंने आपको बताया था ना कि पहले एओर्टा होगा, फिर आर्टरीज होगा, फिर आर्टरियोल होगा, फिर कैपिलरी होगा। तो यहाँ पर आर्टरियोल है, तो एफरेंट आर्टरियोल, और दूसरा जाने वाला हिस्सा है इफरेंट आर्टरियोल। लेकिन आप इसके वॉल्यूम में देखो, ये थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखो ये है एफरेंट, ये आपको थोड़ी मोटी पाइप दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जाते हुए पतली दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर दबाव के साथ में जाती है ना, इसलिए। ठीक है, थोड़ा सोचना सीखो, सोचने वाला कौन मुझे इंसान बनाना है, और सोचो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इधर से मोटी क्यों है, ये एवं ही तो नहीं दिखाया गया है, कुछ तो कारण होगा इसका। सर आने में ब्लड के साथ इम्प्योरिटी भी रहती है और जाने में शुद्ध रक्त रहता है, तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, इसलिए छोटा पाइप जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप ब्लड को फिल्टर, सॉरी, अगर आप वाटर को फिल्टर करते हो तो एक तरफ से पानी आ रहा होता है ज्यादा मात्रा में, लेकिन जिस तरफ से पानी निकालते हो कम निकलता है, और एक तरफ से अशुद्ध पानी भी निकलता है आपके आरओ वाटर से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है, जब आ रहा है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम है तो आर्टरियोल थोड़ा ज्यादा आकार में होगा। अगर ज्यादा आकार पतला कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फट जाएगी, तो इसलिए उसी हिसाब से वॉल्यूम रहता है। लेकिन जाते समय क्योंकि आधे ज्यादा तो फिल्टर हो गया तो वॉल्यूम कम हो जाता है, इस वजह से इसका आकार पतला हो जाता है। ये है कहानी इसके पीछे। ठीक है, तो ये होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, डीसीटी, लूप ऑफ इनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट किसी को? मतलब क्लियर इसलिए निकल रहा है, मुझे लगता है सबको क्लियर ही हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सबको क्लियर ही हो रहा है ना। जी सर, समझ आ रहा है सब। मजा आ रहा है? जी सर। ठीक है, जी सर। देखो जो कहानी मैंने बताई है, अगर इमेज से आप देखोगे ना तो कितनी आपको कहानी पढ़नी नहीं पड़ेगी, सारा कुछ मैंने बता दिया है। जितनी मैंने पीपीटी पढ़ा था ये सब लिखी है ना, तब कथा कहानी पूरी वही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ एक एक करके। ग्लोमेरुलस एक पतली वॉल कैपिलरीज का है, या आर्टरियोल का बोल सकते हो। आर्टरियोल क्यों बोलोगे? क्योंकि आर्टरी भी जाकर के आर्टरियोल भी जाके आगे गुच्छों डिवाइड होगी ना। हाँ, तो इसको तो कैपिलरी का नेटवर्क बोलोगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोमेरुलस आर्टरियोल का नेटवर्क है या कैपिलरीज का नेटवर्क है, क्योंकि आप तो यहाँ पढ़े होगे कि आने वाली एफरेंट है, जाने वाली इफरेंट है। ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट। अब इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं मैं, कैसे याद रखोगे एफरेंट इफरेंट। आने वाली मतलब आ यानी ए, आ ए यानी आ रही है, तो कोई चीज आ रही है तो उसको इज इक्वल टू ए, तो आने वाले का नाम है इफरेंट। अब नहीं बोलोगे आप, आने वाले का याद रखो एफरेंट, और जाने वाले पे इफरेंट अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना, इतने आपको याद रखना है कि वो चीज आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है, तो आ रही है यानी ए, तो हो गया एफरेंट आर्टरियो, और जा रही है तो ई हो गया इफरेंट आर्टरियो। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ये है कैपिलरीज का नेटवर्क। ठीक है, ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलस आपको ये याद रखना है कि देखो मैं बिना पढ़े इसको, ये सारी कहानी बिना पढ़े मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि बोमेन्स कैप्सूल के भीतर सराउंडेड रहता है, यानी उसके भीतर होता है। इसके अंदर एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है। रटो मत, आप यही समझो। ग्लोमेरुलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल से सराउंड रहता है या ग्लोमेरुलर कैप्सूल सराउंड रहता है। इसमें एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ब्लड आता है। ये आर्टरियोल आगे जाकर के कई सारी कैपिलरीज में विभक्त हो जाता है, और कैपिलरीज में विभक्त होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से जो शुद्धिकरण प्रोसेस है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से वाटर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाने की वजह से अशुद्धियां हैं वो यहाँ निकल जाती हैं, और अशुद्धियों के रूप में कई सारी चीजें जो मिनरल्स है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो केवल यहाँ तक आप इतना रखना है कि प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन होता है। जो पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन का है वह बोमेन्स कैप्सूल के भीतर निष्पादित होता है। ठीक है, ये आपका रखना ग्लोमेरुलस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बोमेन्स कैप्सूल की। तो जो बोमेन्स कैप्सूल की है वो आप यहाँ पर देखिए, ये है बोमेन्स कैप्सूल, जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें दो लेयर आपको दिखाई देंगे, एक तो ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तो डबल लेयर हो गई। ठीक है, डबल लेयर हो गई। तो अब डबल लेयर होने का फायदा क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो यहाँ पर अशुद्धियां आ रही है ना, उसको ये और एरिया प्रदान करता है ताकि अधिक से अधिक ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये वाली एफरेंट मोटी दिखाई गई है, ये पतली दिखाई गई। यहाँ पर भी देखो ऐसे दिखाया गया है, आने वाली आ यानी ए,
तो एफरेंट जाने वाली ई, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वोमेन्स कैप्सूल एक एरिया प्रदान करता है, एक स्पेस प्रदान करता है जो कि फिल्ट्रेशन को निष्पादन कर सके। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए स्पेस, एक स्पेस प्रदान करता है जिससे फिल्ट्रेशन संभव हो सके। अब पहला जो ट्यूब्यूल्स है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो पास वाला है। यानी ये अगर आप बात करो तो वोमेन्स कैप्सूल से लूप ऑफ हेलने के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ से आप देखिए, वोमेन्स कैप्सूल से लूप ऑफ हेलने के बीच वाला जो हिस्सा होता है, यानी जो बीच वाला नेफ्रॉन का जो भाग है, उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इसमें अब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। सबसे अधिक रीअब्जॉर्प्शन अगर कहीं होता है वो होता है पीसीटी में। अब रीअब्जॉर्प्शन किसका? मान लीजिए कि बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, वो भी तो आ जाएंगे ना इसमें, प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से। उनको इतना थोड़ी पता है, वो तो बस प्रेशर के साथ निकलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी को तो पता है ना, वोमेन्स कैप्सूल को तो नहीं पता, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को तो पता है ना कि ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर ये यूरिन से निकल जाएंगे तो शरीर में की कमी हो जाएगी, ठीक है, इंसान कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोबारा से जो चीजें जरूरी होती हैं वो पुनः से रीअब्जॉर्ब होने लगती है। मतलब बॉडी हमारी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है कि एक जरूरी चीज उनको यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। जैसे अमूल वगैरह की कंपनियां करती हैं, अगर एक दूध हो तो दूध जब तक बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा ना, तब तक उसका यूज करते रहेंगे। उसी दूध से क्रीम निकालेंगे, फिर उसी से मिल्क निकालेंगे, फिर मिल्क में टोन्ड करेंगे, एक पॉस्चराइज करेंगे, एक फुल क्रीम करेंगे, 50 प्रकार के मिल्क बना देते हैं। मतलब उसका यूज करते हैं हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का। वैसे ही हमारा है कि यहाँ फिल्ट्रेशन में भी कुछ जरूरी चीजें वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती है ताकि उनका यूज हो सके। उसके बाद है लूप ऑफ हिलने, ये जो यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये लूप ऑफ हिलने। यहाँ पर भी यानी आपका जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, वो डिसेंड यहाँ डीसीटी तक चलता रहता है, ध्यान रखिएगा। डीसीटी तक आपका चलता रहता है क्या? रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर डीसीटी आप देख रहे हैं, यानी लूप ऑफ हिलने से, जहाँ लूप ऑफ हिलने समाप्त होती है वहां से शुरू करके कलेक्टिंग डक्ट तक, जो मध्य का जो इसके बीच का जो हिस्सा होता है नेफ्रॉन का, उसे बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। और इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। इसका कलेक्टिंग डक्ट जो होता है तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, यानी 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं, 8 से 10 डीसीटी इसमें आके जुड़ती है। यानी एक कलेक्टिंग डक्ट में तकरीबन 8 से 10 अलग अलग नेफ्रॉन्स की डीसीटी आके जुड़ेंगी, तब वो कलेक्टिंग डक्ट बनेगी, ठीक है। यानी 4 तो आपको यही दिखाई दे रही है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 6 और भी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तब जाके वो एक कलेक्टिंग डक्ट बनेगा, और फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के यूरेटर का निर्माण करती है। और इसी यूरेटर से, ये देखिए, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगे, तब जाके यूरेटर का निर्माण होगा, और इसी यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कुछ? सर, ये जो पीसीटी है इसमें भी जो ऑब्जर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, रीऑब्जर्प्शन, तो इसमें भी विलाय होते हैं क्या? जैसे इसमें सेल होते हैं। देखिए, विलाई का मेन काम होता है कि रस, जो आहार से, जो खाद्य पदार्थों से रस बना है, उसको ऑब्जॉर्ब करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, और उसको ऑब्जॉर्ब करने के बाद में फिर मिनरल्स में कन्वर्ट होता है वो। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मिनरल्स बन चुके हैं, वो तो ब्लड, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर आहार का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत मास ज्यादा मात्रा में होता है, मास ऑब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए विलाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप केवल सेल्स की आवश्यकता है, सेल आपको दिखाई दे रही है ना, एपिथेलियल सेल, ये टिश्यू में, इन टिश्यू में होता है ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये देखिए, ये किनारे आपको दिखाई दे रही होगी, इनमें होता है। अब हमने यूरिन वगैरह की बात कर ली, अब यूरिन में होता क्या है पहले तो आप ये देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इतना आप याद रखिएगा, कहानी आपकी बन जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से लेकर के इतना, ये 100% आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका पीएच तकरीबन 6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो वेरी करता है, बीमारी के हिसाब से वेरी करता है, बीमारी के हिसाब से वेरी करता है, और पानी आप कितना पीते हो उस हिसाब से भी वेरी करता है। अगर मान लीजिए पानी आपने बहुत कम पिया तो यूरिन आपका बहुत पीला होगा और बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। और पानी आप बहुत अच्छा पीते हैं, ठीक है, 30-40 लीटर डेली पानी आप पीते हैं, तो यूरिन आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, और एल्कलाइन नेचर में भी हो सकता है, क्योंकि पानी पीने से बॉडी एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। पानी जितना पियो उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। बॉडी अगर एसिडिक हो जाएगी तो बहुत जल्दी समस्या हो जाएगी, बॉडी जितनी एल्कलाइन रहेगी उतना अच्छा है। तो ये जो पीएच यहाँ पर दिया है ना, देखिए 6 दिया, फिर यहाँ पर लिखा 4.5 से 8 होता है एल्कलाइन। 8 तक पहुंचेगा जब आप 4 लीटर पानी पियोगे डेली, ठीक है।
तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक यूरिन प्रॉपर हो सकता है, यानी रिलीज हो सकता है अगर आप पानी प्रॉपर पीते हो तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसमें होता क्या है, देखिए 96% तो पानी होता है लेकिन अशुद्ध वाटर होता है। आपको हो गया शुद्ध वाटर कैसे, अरे आप आरओ फिल्ट्रेशन लगाते हो ना, तो आरओ के पीछे भी तो एक पानी निकलता है ना, वो पानी पीते हो क्या आप? तो वो पानी पीते हो ना जो आरओ में आपको दिखाई देता है स्टोर्ड, लेकिन उसके पीछे भी एक पाइप लगी होती है, उस पानी को तो नहीं पीते हो। तो यहाँ पर जो 96% वाटर दिया ना, ये वही वाला पानी है, यानी अशुद्ध रखता है, ये अशुद्ध वाटर है ये। ठीक है, ये अशुद्ध वाटर है। तो 96% तो वाटर ही होता है। 2% में यूरिया होती है, यूरिया। ठीक है, और 2% में क्या है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम और पोटेशियम, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर ये नहीं तो 2% में कई बार ये भी देखा गया है, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट। अब ये क्यों, अलग अलग बीमारियों में ना अलग अलग इनकी चेंज होती रहती है। 4 चीजें तो कॉमन होगी जो आपको ध्यान रखना है। 4 चीजें तो नॉर्मल व्यक्ति के, अगर आप स्वस्थ है ना तो ये 4 चीजें रहेंगी। अगर प्रश्न बनेगा ना तो इतनी चीजों से प्रश्न बनेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये स्वस्थ व्यक्ति, इवन अमोनिया भी, सोडियम भी, क्योंकि नमक भी तो व्यक्ति खाता है, नमकीन भी होता है यूरिन। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपके स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन में 100% होनी ही होनी। पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, ये बीमारियों पर भी निर्भर करता है। बीमारियों में यूरिन टेस्ट होता है, अलग अलग बीमारी में, पता है आपको। ठीक है, तो उसमें फिर देखते हैं अगर इसमें कोई मान लीजिए मिनरल्स ज्यादा है तो उस हिसाब से फिर उसका निदान होता है, डायग्नोस होता है। लेकिन आपको सोडियम तक याद रखना है कि इतना तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यूरिन में होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके यूरिन में इतनी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, जो सारी की सारी खतरनाक है। ठीक है, वो वाटर भी खतरनाक है जो 96% है, क्योंकि ये अशुद्ध जल है। ठीक है, यूरिया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन यूरिक एसिड तो इतना खतरनाक है, अगर यूरिक एसिड बॉडी में रह जाए ना तो ये गठिया को कॉज कर देता है, जा करके क्रिस्टल फॉर्म में जम जाता है हड्डियों में। ठीक है, तो गठिया यानी अर्थराइटिस हो जाता है। तो यूरिक एसिड तो बहुत ही खतरनाक होता है। यूरिया वगैरह पता है खेतों में डालते हैं यूरिया, ठीक है, नाइट्रोजन यूरिया वगैरह। तो इसीलिए वो जो यूरिया इसीलिए कहा जाता है कि जो वेस्ट पदार्थ निकलता है ना गायों से, भैंसों से, उस वेस्ट पदार्थ की खाद बड़ी अच्छी बनती है। अगर आप कोई जैविक ऑर्गेनिक कोई फार्मिंग करता है ना तो उस खाद का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें उनका मल मूत्र सब मिक्स रहता है, तो उससे यूरिया, यूरिक एसिड प्रॉपर बनता है। ठीक है, ठीक है, और उसमें अमोनिया भी होती है अच्छी खासी। तो अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया जहाँ मिलती है वहाँ उर्वरता बहुत अच्छी बनती है जमीन की, इसलिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो इसमें इतनी चीजें होती है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेटर की। अब ये भी लगभग अपने समापन पर ही है ये वाला टॉपिक भी, क्योंकि हमने मेन चीजों की बात कर ली है। अब यूरेटर की हम बात कर रहे हैं। देखिए यूरेटर है केवल इतनी चीजें, अभी हम केवल इतनी चीज की बात करेंगे। ये इसकी बात नहीं कर रहे जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है या पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये तो है ब्लैडर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केवल यूरेटर की। तो बस इतना ध्यान रखिए कि यूरेटर तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के मध्य में होता है। ठीक है, फनल शेप में होता है। फनल शेप कैसा, देखिए ऊपर से कीट की आकृति का, ये देखिए फनल शेप में होता है ऐसे। ठीक है, और फिर नीचे पतला होता चला जाता है, तो फनल शेप में होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये किडनी जो होती है दो होते हैं, सॉरी यूरेटर जो होती है वो दो होती है, किडनी दो होती है। तो एक किडनी से एक यूरेटर यानी संख्या इनकी होती है 2। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये दो आपको ओपनिंग दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ ब्लैडर के अंदर इस तरीके से ओपनिंग होती है, यूरेटर यहाँ पर खुलता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दे रही है और एक यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो ये तीनों मिलकर के ट्राइगोन का निर्माण करते हैं और इस ट्राइगोन को कहते हैं ब्लैडर के अंदर का ट्राइगोन, जो कि यूरेथ्रा की ओपनिंग और यूरेटर की ओपनिंग के द्वारा बनता है। इसको बोलते हैं ट्राइगोन, ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, जो कि यूरेथ्रा की 2 ओपनिंग मिला दो और यूरेटर की 2 ओपनिंग आप मिला दो और यूरेथ्रा की ओपनिंग मिला दो, ऐसे करके ट्राइंगल बन जाएगा। इसको ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर भी कहा जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा देर तक यूरिन रह सकता है और सबसे जल्दी खाली भी होता है। अगर यहाँ पर कहीं यूरिन स्टोर है ना तो ये सबसे लास्ट में खाली होगा, हो सकता है रह भी जाए। यूरिनेशन के बाद में भी यहाँ पर हल्का सा 2-4 बूंद या 2-4 ड्रॉप रह सकते हैं, लेकिन इस ट्राइगोन में अगर कोई यूरिन है तो यहाँ से आएगा भी, फटाक से निकल भी जाए। ठीक है, तो इस एरिया में प्रॉपर मूवमेंट होता रहता है, प्रॉपर तरीके से आना, रुकना और जाना यूरिन का ये होता रहता है ब्लैडर। ठीक है, अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है पियर शेप में होता है, ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक मस्कुलर ऑर्गन है ये। ठीक है, हॉलो ऑर्गन होता है, खोखला स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, और तकरीबन आधा लीटर तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। 400 से 600 मिलीलीटर तक यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। और जब बहुत देर तक आप इसमें यूरिन करते रहते हैं तो पेन होने लगता है, व्यक्ति को दर्द महसूस होता है, क्योंकि इसकी एक थ्रेशोल्ड सीमा होती है कि ये 600 650 से ऊपर स्टोर नहीं कर पाएगा, इसकी एक अपनी सीमा है। तो फिर अर्ज फॉर यूरिनेशन की इच्छा, अर्ज फॉर यूरिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस वो व्यक्ति को महसूस होती है, और उसमें भी वेगस नर्व का कमाल होता है, वेगस वगैरह जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारे नर्व्स होते हैं, स्पाइनल क्रेनियल नर्व, उनके द्वारा ये रेगुलेट होता है पूरा साइकोलॉजिकली, ठीक है। फिर जाकर के ये इस ट्राइगोन से यूरेथ्रा के माध्यम से पास होकर के यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये है पूरी प्रोसेस, ये है पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम, और ये है पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किस तरीके से किडनी काम करती है, कैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स काम करते हैं, किडनी में क्या स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन में क्या स्ट्रक्चर है, यूरिन कैसे बनता है, यूरिन के 3 प्रोसेस। कौन बताएगा यूरिन के 3 प्रोसेस यूरिन बनने के? हाँ, फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। गुड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम यूरेथ्रा की लास्ट में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले कहा था यूरेथ्रा 2 होते हैं, मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। मेल यूरेथ्रा तकरीबन 1920 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम होता है यूरिन को उस ट्राइगोन से बाहर निकालना है। कौन सा ट्राइगोन? जो ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। और इसका जो इनर एंड होता है वो इनवॉलंटरी होता है, आउटर एंड जो होता है वो वॉलंटरी होता है। यानी आउटर एंड को वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इनर एंड इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि अनैच्छिक है। आप अपनी इच्छा से इनर मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आउटर स्फिंक्टर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं यूरेथ्रा की कहानी, जो कि मैंने शायद आपको कल वाली क्लास में भी रिप्रोडक्टिव वाले में भी थोड़ा बताया था। मैंने अगर नहीं बताया होगा तो आज तो मैं अच्छे से क्लियर कर दिया। तो ये पूरा आर्गन अगर आप यहाँ से देखेंगे, किडनी से मैंने शुरू किया, किडनी के भीतर हम गए, पूरा उसको चीर फाड़ हमने करी, कहाँ नेफ्रॉन होता है, क्या क्या कैसे क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं, पीसीटी लूप ऑफ मेलिन, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट किसे कहते हैं, क्या क्या काम है सारा मैंने बताया आपको। फिर हम थोड़ा धीरे से नीचे आए, फिर हम कहाँ पर गए? यूरेटर के पास। यूरेटर से हम फिर नीचे और ब्लैडर तक पहुंचे, ब्लैडर से फिर हम यूरेथ्रा से फिर हम यूरिन को बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इससे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इतने ऑर्गन्स को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसी को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। अभी प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3, ठीक है। इसको दोबारा से एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 होती है, दोबारा से आप देख लीजिए। फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के बीच में। ये सारी कहानी वही है जो मैंने आपको समझा दिया था फिगर में। अगर आप देखो एनाटॉमी में ना, कभी भी अगर आपको समझना है लंबे समय के लिए, तो हमेशा फिगर से, हमेशा इमेजिनरी सिस्टम से उसको समझा जाता है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। तो वही थ्योरी में भी कहानी वही लिखी होगी। जैसे अभी देखो यहाँ पर लिखा है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, वही मैंने आपको बताया। और पास कर जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होता है ना, तो उससे पास होता है सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उससे, ठीक है। तो ये चीज है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो आप देख रहे हैं वो कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? अभी मैंने आपको बताया, पीसीटी। ठीक है। वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन ब्लड के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ 1-2% जो रहता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारा का सारा यहीं पर होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो बोमेंस कैप्सूल नहीं होती है, लेकिन जो 2-3%, 1-2% जो रह जाता है वो फिर पीसीटी लूप ऑफ मेलिन डीसी तक जाता है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब सारा कुछ पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन होने के बाद, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद, सारे के सारे जो फॉरेन मटेरियल्स हैं जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुए हैं उनके साथ, वाटर के साथ, यानी इसमें क्या क्या होगा? अगर हम ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करेंगे तो बाई प्रोडक्ट में उसमें क्या क्या निकलेगा? अमोनिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया। गुड, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि इसमें क्या क्या होगा? वाटर होगा, यूरिया होगा, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम चलेगा। मेन कहानी तो आपने बताया नहीं। वाटर होगा सबसे ज्यादा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन होगा, अमोनिया होगा, ठीक है, सोडियम होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सोडियम पोटेशियम पे बाद में जाना है आप,
दोबारा बता रहा हूँ, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, 4 तो मेजर है, बिल्कुल होंगे ही होंगे। उसके बाद अमोनिया और सोडियम, ये चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये यूनिट जो है ये बहुत कमाल की यूनिट है जो आपको इतनी सारी चीजों को इसने दिया, ठीक है। और आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इस चीजों को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतना समझा दिया है ना। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इसको केवल सरसरी निगाहों से देख लेंगे ना, तो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है अभी क्लास में, तो ज्यादा समस्या आपको होगी नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दुख दर्द जो हिंदी वालों का है ना, हिंदी वालों की दुख दर्द पीड़ा समाप्त कर दिया है, क्योंकि उनका एक अलग ही अटक है, ठीक है। तो हिंदी वालों की भी दुख दर्द पीड़ा समाप्त कर दी जाए। तो जो विशुद्ध हिंदी वाले हैं, ठीक है, उनका भी स्वागत है। तो उनको ये कंटेंट दे दिया जाएगा, आज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ऐप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप ये पूरा हिंदी में देख सकते हैं, जितनी भी है कंपोजिशन ऑफ सेल, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ से देख लेंगे। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, खतरनाक नाम है। राइबोसोम, चलो राइबोसोम तो राइबोसोम लिखा है, लेकिन ये अंतर्द्रव्य जालिका, ये शायद वो होगा, साइटोप्लाज्म होगा आई थिंक। रिक्तिकाएं क्या है, रिक्तिकाओं को क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं भी मैंने पढ़ाई है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स रिक्तिकाएं को। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीजें गोल्गी अपैरेटस, ये मैंने आपको बता रखा था। सेंट्रोसोम, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। इसे तारक काय कहते हैं, ओ माय गॉड, इसे तारक काय कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम को तारक, हाँ सर इसी वजह से मेरे को आधे से ज्यादा समझ में नहीं आता, आधे से ज्यादा सिस्टम ऊपर से जा रहा है और मेरे को आधे से ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हिंदी बहुत वाला, ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ सर, इंग्लिश वाला, हिंदी वाले में हमने जब से फिजिकल क्लियर में थी तब भी हमने इंग्लिश पढ़ा था, योग में भी हिंदी पढ़ा था, और अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि कुछ समझने नहीं आता है आधे से ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, आज मैंने आपको हिंदी वाला जो दिया है, ठीक है, आप इसको आप समझिए और इसको पढ़िए, ठीक है। ईमानदारी वैसे आप जवाब अच्छा देती है, मतलब जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो बाकी हिंदी वाले विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कि आप कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास करते हैं, ठीक है, जो प्रयास करते हैं उन्हीं को कंफ्यूजन आता है, तो वही वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका तो एक है, हिमाद्री पुस्तक हिंदी वाली है आपके पास, रोशन उसके, हाँ हिंदी वाली है जो आपकी, ठीक है, उसको आप पढ़ती हैं, हाँ उससे पढ़ रही हूँ फिलहाल तो, और कुछ ऑनलाइन तो पढ़िए उसको, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगी नहीं ना, हाँ आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद एक एक पीपीटी को साथ में उसको रखिए, उस पुस्तक को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ, ये मटेरियल बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ठीक है। जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ बिल्कुल मेरी पीपीटी से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको इसमें मिल जाएगा मेरी पीपीटी का हिंदी वर्जन, ठीक है। एक बार इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, कल संडे समय बहुत दीजिए। आप देखो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से गया था देव संस्कृति विश्वविद्यालय पढ़ने एनाटॉमी, और जब एनाटॉमी पढ़ा तो मैं यकीन माने में 8 घंटे महाकाल बैठ के एनाटॉमी पढ़ता था। एनाटॉमी ही मैंने पूरे सेमेस्टर पढ़ा है, 6 सेमेस्टर, मतलब 6 महीने, मुझे इतना मजा आया। और फिर मैं पहले हिंदी वाले में शिफ्ट हुआ, पहले हिंदी वाली पुस्तक खरीदी, फिर मैंने 900 रुपए की पुस्तक आती है ड्रोलिया से, 926 रुपए की पुस्तक मिली थी मुझे रोशन विल्सन की, मैंने वो खरीदी। फिर मैं इंग्लिश पे स्विच किया, तो मैंने 8 घंटे 6 महीने रेगुलर, विश्वास मैंने केवल मैंने एनाटॉमी ही पढ़ी, मैंने पहली यूनिट पढ़ी ही नहीं, तब जाकर के मुझे एनाटॉमी अच्छी समझ में। तो आपको समय देना पड़ेगा, देखो समय आप दो, क्वेश्चन मुझे स्पेसिफाइड करके पूछो। क्वेश्चन के लिए जब मैं योगा थेरेपी भी शुरू करूंगा, अगर आप समझ नहीं पाओगे ना तो कोई तो आपको समस्या रहेगी। आप प्रयास करो, आप अतिरिक्त समय दो। आप हिमाद्री क्या करते हैं, आप जॉब है आपकी, मैरिड हैं या बैचलर हैं? अभी मैं